तो गुड मॉर्निंग सबको। अब हम शुरुआत करते हैं। कंपनी अकाउंट्स में हमने शेयर खत्म कर लिया, डिवेंचर का इशू ऑफ डिवेंचर खत्म कर लिया। अब जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अभी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का क्या मतलब होता है ये समझते हैं हम। रिडम्पशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हमने जो शेयर इशू किए थे जो हमने डिवेंचर इशू किए थे, यानी कंपनी ने जो उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो डिवेंचर इशू किए थे कंपनी ने, वो डिवेंचर कंपनी अब क्या करने जा रही है? रिडीम करने जा रही है। अच्छा, रिडीम करने जा रही है यानी कि उसका रीपेमेंट करने जा रही है। पहले कंपनी ने पैसे लोगों से ले लिया और उसके बदले उनको डिवेंचर दे दिया, और अब कंपनी क्या कर रही है? उस अमाउंट को रिटर्न कर रही है और अपने डिवेंचर को कैंसिल कर रही है। ठीक है। अब यहाँ हमें इस चैप्टर में ये सारी चीजें समझना है। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, डिवेंचर का रिडम्पशन रिजर्व, डीआरआर। इसमें एक चीज नहीं लिखी है, डिवेंचर अंदर एक चीज नहीं लिखी है जिसको डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। उसके बाद मेथड्स ऑफ रिडम्पशन। तो आओ हम देखते हैं क्या है ये मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर मीन्स रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स टू द डिवेंचर होल्डर. In other words, it refers to the discharge of liability on the debenture in accordance with the terms and conditions of their issue. इनका ये कहने का मतलब है कि जो डिवेंचर कंपनी ने इशू किया था, अब उसका अमाउंट का रीपेमेंट कर रही है कंपनी उस टर्म्स एंड कंडीशन में जो टर्म्स एंड कंडीशन डिवेंचर को इशू करते टाइम पर रखी गई थी. It must be noted that redemption of debenture is always in accordance to the terms laid down in the prospectus at the time of issue of debenture. जब भी डिवेंचर इशू होता है तो उस टाइम पर उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस रिडम्पशन के लिए लिख दी जाती है. जैसे तुम लोगों को याद हो तो हमने इशू ऑफ डिवेंचर के टाइम पर एक चीज पढ़ी थी कि इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन, है ना. और वहां पर हमने 6 केसेस पढ़े थे कि इशू ऑफ डिवेंचर एट पार और रिडीम्पशन एट पार, उसके बाद रिडीम्ड एट प्रीमियम. 2 तरीके से डिवेंचर का रिडम्पशन होता था. फिर टाइम ऑफ रिडम्पशन का मतलब ये है कि डिवेंचर्स आर रिडीम्ड एट द एक्सपायरी ऑफ देयर पीरियड, यानी कि जब आपने डिवेंचर इशू किया उस टाइम पर जो टर्म्स एंड कंडीशंस आपने लिख दी थी वही टर्म्स एंड कंडीशंस पर डिवेंचर को रिडीम करना है. ठीक है. ओके. अमाउंट ऑफ रिडम्पशन से क्या मतलब है? तो अमाउंट ऑफ रिडम्पशन का मतलब ये है कि द अमाउंट टू बी पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन एज स्टेटेड इन द डिवेंचर सर्टिफिकेट. जब डिवेंचर इशू हुआ था उस टाइम पर जो टर्म्स एंड कंडीशन पर डिवेंचर इशू किया गया था कि रीपेमेंट यानी कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर प्रीमियम पे होगा या पार पे होगा, वो कंडीशन ये कहना चाहता है. अच्छा, जब आप रीपेमेंट करोगे तो पैसा कहां से लाओगे? पेमेंट करने के लिए पैसा कहां से लाओगे? तो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ये है आउट ऑफ कैपिटल. आउट ऑफ कैपिटल का मतलब ये है कि कंपनी के पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल है, उसने अपने प्रॉफिट का इस्तेमाल नहीं किया डिवेंचर को रिडीम करने के लिए. जो भी कंपनी के पास कैश था उससे उसने डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर दिया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. डिवेंचर रिडीम होगा हमेशा फेस वैल्यू यानी नॉमिनल वैल्यू पर. उसके बाद गए तो आउट ऑफ प्रॉफिट. आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है कि जब हमने डिवेंचर को रिडीम किया तो 100% हमने डिवेंचर को प्रॉफिट जो हमने साल भर में कमाया था उस प्रॉफिट में से हमने डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर दिया. तीसरा सोर्स होता है आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल. इसका मतलब है पार्शियली हमने आधा पेमेंट या कुछ पेमेंट हमने कैश में कर दिया और कुछ पेमेंट हमने जो हमारे पास साल भर का प्रॉफिट था उसमें से अमाउंट को हमने यूटिलाइज
कर लिया। ठीक है, अब जब डिवेंचर रिडीम होता है आउट ऑफ कैपिटल, तो वहां पर कंपनी के पास एक लाइबिलिटी आती है, एक लीगल फॉर्मेलिटी आती है, और वो लीगल फॉर्मेलिटी कहलाती है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, DRR। वो क्या कहलाता है? डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, DRR। तो DRR मतलब डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, और इसका मतलब ये है कि जब भी कंपनी आउट ऑफ कैपिटल या आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन करती है, तो उस समय उस कंपनी को DRR क्रिएट करना होता है। DRR क्रिएट करने के लिए कंपनीज एक्ट कहता है, सेक्शन 71 सबसेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल 18 सब रूल 7 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014, ये कहता है कि एट लीस्ट 25% आपको क्या करना पड़ेगा? डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। एटलीस्ट, कम से कम, यदि आउट ऑफ कैपिटल आप रिडम्पशन करेंगे तो कम से कम जितना आपको डिवेंचर रिडीम करना है उसका 25% आपको DRR क्रिएट करना है। और यदि आप डिवेंचर को आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम कर रहे हो, तो आउट ऑफ प्रॉफिट यदि आप रिडीम करोगे तो आपको 100% का डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। क्या कहा कंपनीज एक्ट ने? कि यदि आप डिवेंचर को रिडीम कर रहे हैं किस पर? आउट ऑफ कैपिटल, यानी आप 100% अपने पास जो कैश पड़ा है उससे पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको 25% कम से कम, यानी ज्यादा बनाना है तो आप बना सकते हो, बट मिनिमम आपको 25% तो रिजर्व क्रिएट करना ही पड़ेगा। बराबर। उसके बाद DRR क्रिएट करने के लिए आपको क्या एंट्री पास करनी है? सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये एंट्री आपको पास करनी है। बराबर। या आप चाहें तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ P&L, तीनों के बैलेंस में से आप DRR क्रिएट कर सकते हैं। चाहे तो जनरल रिजर्व से बना लें, चाहे तो डिविडेंड इक्विलाइजेशन से, चाहे तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से, तीनों में से किसी से भी आप डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम 25% तो आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा। बराबर। और डेबिट इनको कर देंगे, क्रेडिट में आप डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे। ठीक। यदि आप ज्यादा बनाना चाहें तो ज्यादा भी बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। तो कुछ कंपनीज को एग्जम्पशन है DRR क्रिएट करने पे। एग्जम्पशन है कि आपको DRR क्रिएट नहीं करना। कौन कौन सी ऐसी कंपनियां जिनको DRR क्रिएट करने की जरूरत नहीं है? तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग कंपनीज, इन लोगों को DRR क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में एग्जिम बैंक बोला जाता है। उसके बाद नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको नाबार्ड बोला गया। उसके बाद स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको सिडबी बोला गया। और नेशनल हाउसिंग बैंक NHB, इन लोगों को और बैंकिंग कंपनी को DRR क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। DRR को बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करने का तरीका है ट्रांसफर प्रोपोर्शनेट अमाउंट, DRR इक्विटी, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व। जब हम रिडम्पशन का, देखो, DRR का डिस्क्लोजर बैलेंस शीट में कुछ इस तरीके से होगा कि आपको उसको शेयर होल्डर फंड के रिजर्व एंड सरप्लस सब हेड में आपको DRR को शो करना है। ठीक है। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व को शेयर होल्डर फंड के अंदर एक कॉलम आता है रिजर्व एंड सरप्लस, उस रिजर्व एंड सरप्लस में हमको DRR को लिखना है। ये बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन है।
उसके बाद एक और चीज बनाने की लायबिलिटी होती है कंपनियों के पास, और वो होती है DRR, डिवेंचर रिडम्पशन। वो होती है डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। वो क्या होती है? डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। अभी डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? तो डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि कंपनीज एक्ट का रूल 18 सब रूल 7, ये शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर डिस्क्लोजर रूल 2014 ये कहता है कि हर कंपनी जिसको भी डिवेंचर को रिडीम करना है उसको एटलीस्ट नॉट लेस देन 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है फेस वैल्यू। तो हर कंपनी के पास ये बाउंडेशन है कि जो भी डिबेंचर रिडीम करना है उस करंट ईयर में, ये ध्यान रखना, क्या करंट ईयर यानी कि 31 मार्च को, एंडेड 31 मार्च को जितना नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू डिबेंचर की रिडीम करनी है उसका कम से कम 15%, उसका कम से कम 15%, 15% क्या करना पड़ेगा उसको? डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और इन्वेस्टमेंट के लिए जर्नल एंट्री जो बनेगी वो एंट्री होगी डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री होगी। सपोज मान लो कि एक कंपनी हैड इशूड 4000 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, यानी कि एक कंपनी ने 4100 रुपए वाले डिवेंचर इशू कर दिए, यानी टोटल 4 लाख डिवेंचर कंपनी ने इशू कर दिए। अभी उस 4 लाख का 15% यानी 60,000 का कंपनी को क्या क्रिएट करना पड़ेगा? DRR, डिवेंचर रिडम्पशन डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, DRI क्रिएट करना पड़ेगा। ये इस तरीके से, ठीक है। इसके हैंड रिटेन नोट्स की PDF फाइल भी मैं अटैच कर दूंगा, चेक कर लेना, और ये लेक्चर भी अटैच कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको ध्यान रखना है DRI से रिलेटेड। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है? तो 15%, कितना करना है? 15% करना है जो आपको रिडीम करना है उस वैल्यू का, बराबर टाइम ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट एंड इनकैशमेंट, कब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, कब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और कब उसका इनकैशमेंट होगा। ये इस बात को हमें इस तरीके से ध्यान रखना है कि जब भी हमारे को जिस ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपको डिवेंचर को रिडीम करना है उस फाइनेंशियल ईयर की 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में, बिफोर 30 अप्रैल, उसी फाइनेंशियल ईयर में हमको क्या करना है? DRI, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना है। उसके बाद जब ईयर एंड होगा यानी 31 मार्च आएगी तो उस दिन हमें उस डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट को सेल कर देना है, और सेल करने से जो हमको पैसा मिलेगा उस पैसे से हम क्या करेंगे? डिवेंचर को रिडीम कर लेंगे। देखो मान लो कि तुम्हें 1 अप्रैल 2018 को आपका ईयर स्टार्ट हुआ और ये एंड होगा 31 मार्च 2019 को, तो आपको जो DRI क्रिएट करना है वो करना है 1 अप्रैल 2018 से 30 अप्रैल 2018 के बीच में आपको 15% का DRI क्रिएट करना है। और जब 31 मार्च 2019 आएगा ईयर एंड, तो वहां पर आपको उसको सेल कर देना है। यूज ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड, जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया DRI में उससे जो आपको रिटर्न मिलेगा 31 मार्च को सेल करके, जो पैसा आएगा वो आपको डिवेंचर को रिपेमेंट में यूज करना है। नो नीड टू मेक इन्वेस्टमेंट, कुछ कंपनियों को DRI बनाने की जरूरत नहीं है। तो उन कंपनियों को जिन्होंने DRR क्रिएट नहीं किया है, यानी AIFS, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग कंपनीज, इनको DRR क्रिएट नहीं करना पड़ता।
इसलिए इनको DRI भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद इंटरेस्ट इनकम एंड TDS ऑन इंटरेस्ट, जो आप DRI करेंगे यानी डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको इंटरेस्ट पर TDS का डिडक्ट करना है। TDS कैसे डिडक्ट करना है ये मैंने आपको इशू के टाइम पर भी सिखाया था और रिडम्पशन के टाइम पर भी सिखा दूंगा। तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट TDS कलेक्टेड टू इंटरेस्ट अर्न्ड, इस तरीके से आप जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है। मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, तो मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या क्या मेथड्स हैं, तो यहां पर सिर्फ आपको दो मेथड्स लिखी हुई हैं, एक है बाय लंप सम पेमेंट और दूसरा है इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। यानी कि लंप सम पेमेंट मेथड का मतलब ये है कि एक साथ पूरा पैसा डिवेंचर का हमने दे दिया, और ड्रॉ ऑफ इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स का मतलब है कि हमने धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट बना करके रिडम्पशन का किया डिवेंचर का, यानी डिवेंचर का जब हम रीपेमेंट करने गए पूरा एक साथ पेमेंट दे दिया तो लमसम मेथड हो गई, और यदि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया तो इंस्टॉलमेंट मेथड हो जाएगी। इसके अलावा दो मेथड और हैं जो यहाँ लिखी हुई नहीं है, उन मेथड्स का नाम है, तीसरी मेथड है कन्वर्जन बाय कन्वर्जन मेथड, और चौथी मेथड है बाय परचेज ऑफ ओन डिवेंचर एज इन्वेस्टमेंट, बाय परचेज ऑफ ओन डिवेंचर एज इन्वेस्टमेंट फॉर इमीडिएट कैंसलेशन, ये चौथी मेथड है। मैंने जो हैंड रिटन नोट्स पीपी बनाया है PDF फाइल, उसमें मैंने ये सारी चीजें लिख रखी हैं, वो गूगल क्लासरूम में भी डाल दूंगा और PDF फाइल रहेगी, है ना, वो शेयर कर दूंगा मैं। डिवेंचर रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय लमसम पेमेंट मेथड। लमसम पेमेंट मेथड का मतलब है, अंडर दिस मेथड द कंपनी रिडीम्स द डिवेंचर बाय पेइंग द होल अमाउंट इन वन लम सम ऑन द मैच्योरिटी और इवन बिफोर मैच्योरिटी। यानी जिस दिन मैच्योरिटी आई, जैसे मान लो डिवेंचर इशू हुआ 1 अप्रैल 2021 को, और उसको लाइफ जो थी उस डिवेंचर की थी वो थी 3 इयर्स, यानी कि 3 साल कब पूरे होंगे डिवेंचर के, और जब 3 साल पूरे होंगे वही डेट क्या कहलाएगी, मैच्योरिटी डेट। ठीक है। अब एंट्री क्या करोगे, सबसे पहले DRR क्रिएट करोगे, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। उसके बाद अगली एंट्री क्या करोगे आप, फिर डिवेंचर को इन्वेस्टमेंट करेंगे डिवेंचर पर, तो एंट्री करेंगे डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक, फिर इसका इनकैशमेंट होगा, यानी इस जो ये इन्वेस्टमेंट है इसको आप बेच देंगे, जब इसको सेल करेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट TDS कलेक्टेड टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट अर्न। उसके बाद जब आप डिवेंचर का पेमेंट करेंगे तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, और यदि प्रीमियम पर रिडीम होगा तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, ये एंट्री हो जाएगी। और जब आप इसका पेमेंट करेंगे तो एंट्री होगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। चाहे कोई भी मेथड हो, लगभग लगभग हर मेथड में एंट्रियां ऐसी ही होती हैं, बस कन्वर्जन में अलग होती है, और मतलब ड्यू की एंट्री तो यही होती है, ये वाली दोनों। यही दोनों एंट्रियां ड्यू की होती हैं, है ना, और पेमेंट की एंट्री यही होगी हमेशा। उसके बाद जो आपने DRR क्रिएट किया है उसको आप ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में, तो उसके लिए एंट्री होगी डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व। ये एंट्रियां होती हैं, आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरी एक साथ आएगी नहीं ये। ठीक है। अब इसके आगे की कहानी मेरी जुबानी बाद में पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली बोर्ड में करके दिखाऊंगा क्वेश्चंस, ऐसे में हो सकता है समझ में ना आए, इतनी थ्योरी थी, आगे और थ्योरी देख लेता हूं थोड़ा, यदि हुई तो।
नहीं है मतलब नहीं है। अब आपको मैं बोर्ड में प्रैक्टिकली क्वेश्चन करके ही दिखाऊंगा, ठीक है। ठीक है।